नमस्कार, मैं सतीश कुमार यादव आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो देखें, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। तो देखें, इसका उल्लेख भाग 1 में है जी। इसका उल्लेख इसमें है भाग 1 में। वह अनुच्छेद 1 से 4 तक है। तो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 में है, वह अनुच्छेद 1 से 4 तक है। अब देखते हैं कि आर्टिकल 1 में क्या है, आर्टिकल 2 में क्या है, आर्टिकल 3 में क्या है और आर्टिकल 4 में क्या है। तो देखें, अनुच्छेद 1 में क्या है। अनुच्छेद 1 में है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन इज द स्टेट। यानी इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन इज द स्टेट। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ है। राज्यों का संघ है। यानी इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन इज द स्टेट। यानी इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक क्या है, संघ है। तो ये पूछा जाए कि भारत है, तो भारत क्या है, भारत एक राज्यों का संघ है। अब देखें, ये पूछ लिया जाए कि संविधान में भारत के लिए किन शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो देखें, आर्टिकल 1 में, अनुच्छेद 1 में भारत के लिए इंडिया व भारत 2 शब्दों का प्रयोग हुआ है। यानी अपन लोग बोल देते हैं कि हिंदुस्तान, भारतवर्ष, इन शब्दों का प्रयोग भारत के संविधान में नहीं हुआ है। तो किन शब्दों का प्रयोग हुआ है? आर्टिकल 1 में लिखा है कि भारत के लिए इंडिया व भारत शब्दों का प्रयोग हुआ है। जैसे मैंने अभी बोला कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन इज द स्टेट। यानी इंडिया जो कि भारत है, इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक क्या है, संघ है। तो भारतीय संविधान में भारत के लिए इंडिया व भारत शब्दों का प्रयोग हुआ है। और ये पूछा जाए कि ये कहां पर है, तो ये कहां पर है, ये आर्टिकल 1 में लिखा है। यानी भारत क्या है, भारत एक राज्यों का संघ है। अब देखें, राज्यों का संघ है, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग कर रखा है। राज्यों का जो संघ है, तो संघ के लिए कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है जी? यूनियन शब्द का प्रयोग हुआ है। देखिए, मैं आपको बता दूं, यूनियन व एक शब्द होता है फेडरेशन। फेडरेशन, इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या होता है जी? संघ ही होता है। यूनियन का अर्थ भी संघ ही होता है और फेडरेशन का अर्थ भी क्या होता है, संघ ही होता है। लेकिन भारतीय संविधान में यानी आर्टिकल 1 में कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। जबकि फेडरेशन का अर्थ भी क्या होता है, संघ ही होता है। तो अब अपने मन में ये प्रश्न आ रहा है कि फेडरेशन शब्द का प्रयोग क्यों नहीं हुआ, यूनियन का क्यों हुआ है? तो देखिएगा, यूनियन का प्रयोग क्यों किया गया है। देखिएगा, यूनियन का अर्थ होता है, यानी भारत में जो भी इकाइयां मिली हैं वो कोई समझौते का परिणाम नहीं है। यानी जो भी इकाइयां मिली हैं भारत के अंदर, वो किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है। भारत एक अनश्वर संघ है। यानी जो भी इकाइयां हैं उनको अलग नहीं किया जा सकता। यानी भारत के राज्य क्षेत्र से उनको कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। यदि अपन लोग, फेडरेशन शब्द का प्रयोग अमेरिका के संविधान में है जी। भारत में तो यूनियन शब्द का प्रयोग है, जबकि अमेरिका के संविधान में किसका प्रयोग है, फेडरेशन का। और फेडरेशन का यदि अपन लोग प्रयोग कर लेते, तो फेडरेशन का अर्थ होता है कि वो समझौते का परिणाम है। और यदि समझौते का परिणाम होती तो कोई भी इकाई उससे अलग हो सकती थी। यानी भारत के क्षेत्र से कोई भी इकाई क्या हो सकती थी, अलग। यानी कोई भी राज्य भारत के क्षेत्र से क्या हो सकता था, अलग हो सकता था। यानी अमेरिका के संविधान में कोई भी इकाई उससे अलग हो सकती है। लेकिन भारतीयों ने इसकी जगह किसका प्रयोग किया, यूनियन शब्द का। और यूनियन शब्द का प्रयोग करने से स्पष्ट मालूम हुआ कि भारत कोई समझौते का परिणाम नहीं है, भारत एक अनश्वर संघ है। यानी इससे कोई भी इकाई अलग नहीं हो सकती। तो पेपर में पूछा जाए कि संघ के लिए कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है, यूनियन शब्द का। और यूनियन का क्यों हुआ है वो अभी मैंने आपको समझाया।
तो देखिएगा आर्टिकल 1 में है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन इज द स्टेट। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक क्या है, संघ है। और संघ के लिए कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है, यूनियन शब्द का प्रयोग हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि कोई भी इकाई इससे अलग नहीं हो सकती और भारत किसी समझौते का परिणाम नहीं है। भारत एक अनश्वर संघ है, यानी कोई भी इकाई इससे अलग नहीं होगी। अब देखें भारत के राज्य क्षेत्र के जो अनुच्छेद 1 में है, अनुच्छेद 1 में है कि अनुच्छेद 1 में भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या सम्मिलित है। तो भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या सम्मिलित है, तो देखिएगा भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य सम्मिलित हैं, केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित हैं और अर्जित क्षेत्र शामिल हैं। तो ये आर्टिकल 1 में राज्य सम्मिलित हैं, केंद्र शासित और अर्जित क्षेत्र शामिल किए गए हैं। तो ये सभी चीजें कौन से आर्टिकल में है जी, आर्टिकल 1 में। अब देखते हैं कि आर्टिकल 2 में क्या है, अनुच्छेद 2। तो देखिएगा अनुच्छेद 2 में क्या है, आर्टिकल 2 में है भारत के बाहरी प्रदेश को, भारत का जो भी बाहरी प्रदेश है उसको संसद साधारण विधेयक के द्वारा सम्मिलित कर सकती है। यानी जो भी भारत का बाहरी प्रदेश है, जैसे भारत में वर्तमान में 28 राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8। यदि भारत के बाहरी प्रदेश का कोई भी हिस्सा शामिल करना हो, जो भी बाहरी प्रदेश है जैसे नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान है, इनका कोई भी बाहरी प्रदेश का यदि हिस्सा शामिल करना हो तो वो कौन से आर्टिकल के तहत शामिल किया जाता है, आर्टिकल 2 के तहत। और आर्टिकल 2 के तहत भी इसको सम्मिलित कौन करती है, संसद। और संसद कैसे करती है जी, संसद साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत के द्वारा प्रदेश के बाहरी हिस्से को साधारण बहुमत के द्वारा आर्टिकल 2 के तहत किसी भी प्रदेश को, बाहरी प्रदेश को भारत में शामिल किया जा सकता है। तो आर्टिकल 2 में लिखा है कि संसद अपने साधारण बहुमत के द्वारा यानी सामान्य बहुमत के द्वारा भारत के बाहर के किसी भी प्रदेश को शामिल किया जा सकता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि अनुच्छेद 3 में क्या है, अनुच्छेद 3 में क्या है। तो देखिएगा आर्टिकल 3 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 3 में देखिए ये भारत का है 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो आर्टिकल 3 के तहत भारत का कोई भी राज्य है उसके यदि नाम में परिवर्तन कर रहे हैं, भारत का कोई भी राज्य है यदि उसके नाम में परिवर्तन कर रहे हैं, उसकी सीमा में परिवर्तन कर रहे हैं, चाहिए तो कोई भी राज्य है उसका नाम में परिवर्तन, नाम के परिवर्तन का अर्थ जैसे असम है, असम को क्या किया गया, असोम किया गया। तो यानी नाम में परिवर्तन कर रहे हैं, किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर रहे हैं। तीसरा, किसी भी राज्य से, एक राज्य से दूसरे राज्य को अलग कर रहे हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य को क्या कर रहे हैं जी, अलग कर रहे हैं। ये सभी कौन से आर्टिकल के तहत आते हैं, आर्टिकल 3 के तहत आते हैं। तो आर्टिकल 3 के तहत क्या किया जा सकता है, आर्टिकल 3 के तहत अपन लोग किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं और एक राज्य से दूसरे राज्य को, एक राज्य में से दूसरे राज्य को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 3 के तहत। और ये जो नाम में परिवर्तन हो रहा है, किसी के राज्य के नाम में परिवर्तन हो रहा है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन हो रहा है या किसी एक राज्य से दूसरे राज्य को अलग किया जा रहा है, ये भी संसद सामान्य बहुमत के द्वारा ही करती है। ये भी संसद किसके द्वारा करती है, सामान्य बहुमत यानी साधारण बहुमत के द्वारा ही किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है, किसी भी राज्य के सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है और किसी भी राज्य को, एक राज्य से दूसरे राज्य को अलग किया जा सकता है। अब देखें, जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य को अलग, जैसे भारत का राज्य बना आंध्र प्रदेश से अलग कौन सा हुआ जी, आंध्र प्रदेश से अलग किसको किया गया, तेलंगाना को किया गया। आंध्र प्रदेश से अलग किसको किया गया जी, तेलंगाना को। तो ध्यान रखें,
जो तेलंगाना को अलग किया गया, कब अलग हुआ आंध्र प्रदेश से तेलंगाना? 2 जून 2014। तो इसका प्रोसेस क्या है? तो देखें, कौन अलग कर सकती है जी? कोई भी एक राज्य को दूसरे राज्य से अलग करने का पावर किसके पास है? संसद। और वो भी कौन से बहुमत से? सामान्य बहुमत से। लेकिन यदि एक राज्य से दूसरे राज्य को अलग कर रहे हैं तो उससे पहले राष्ट्रपति उस राज्य की विधानमंडल या विधानसभा, उस राज्य की विधानसभा से पूछेगा कि हम इस राज्य से अलग राज्य बना रहे हैं। अब इस बात को पूछता कौन है? राष्ट्रपति। अब वो विधानसभा उसका जवाब कितने दिन में दे, ये भी कौन तय करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पहले ये कह देता है कि आप इसको जवाब 10 दिन में दें, 7 दिन में दें, महीने में दें, 21 दिन में दें। तो ये समय सीमा भी कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति। अच्छा, जैसे मैं आप लोगों को बताऊं आंध्र प्रदेश के मामले में क्या हुआ। आंध्र प्रदेश के मामले में हुआ, राष्ट्रपति ने आंध्र प्रदेश की विधानसभा से पूछा कि हम आंध्र प्रदेश से किसको अलग कर रहे हैं? तेलंगाना को अलग कर रहे हैं। तो जो आंध्र प्रदेश की विधानसभा थी उसने बिल पास करके ये कह दिया कि हमें तेलंगाना को अलग नहीं करना है। लेकिन सुने, उस राज्य की विधानसभा का कोई भी, या तो वो हाँ कहे या नहीं कहे, उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक प्रोसेस है, उसके तहत राष्ट्रपति उससे पूछता है। आंध्र प्रदेश की जो विधानसभा है उसने मना कर दिया कि हमारे यहां से तेलंगाना को अलग नहीं करना है। फिर भी हम देख रहे हैं कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से किसको अलग कर दिया गया? तेलंगाना को। तो कहने का अर्थ है कि किसी एक राज्य से दूसरे राज्य को अलग करने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? संसद की महत्वपूर्ण भूमिका है। और संसद सामान्य बहुमत के द्वारा किसी भी राज्य से, एक राज्य से दूसरे राज्य को क्या कर सकती है? अलग कर सकती है। तो देखिएगा, आर्टिकल 3 के तहत संसद सामान्य बहुमत से किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, और एक राज्य से दूसरे राज्य को क्या कर सकती है? अलग कर सकती है। और ये कौन से बहुमत के द्वारा? संसद साधारण यानी सामान्य बहुमत के द्वारा ऐसा करती है। जबकि आर्टिकल 2 में क्या था? आर्टिकल 2 में था कि प्रदेश के बाहरी हिस्से को यदि भारत में शामिल करना है तो वो भी संसद सामान्य बहुमत के द्वारा ही करती है। इसी प्रकार देखते हैं कि अनुच्छेद 4 में क्या है। अनुच्छेद 4 में क्या है? तो देखिएगा, आर्टिकल 4 में क्या है। तो आर्टिकल 4 में है कि अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के तहत जो भी परिवर्तन होंगे वो आर्टिकल 368 के तहत नहीं माने जाएंगे। ये आर्टिकल 4 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आर्टिकल 2 यानी अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 में जो भी परिवर्तन होंगे वो अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माने जाएंगे। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 368 क्या है। तो देखिएगा, संविधान में संशोधन, संविधान में संशोधन। तो देखें, सामान्य रूप से संविधान में संशोधन कितनी तरीके से होता है? सामान्य रूप से संविधान में संशोधन 3 तरीके से होता है। कैसे? साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, दूसरा कौन सा है जी? विशेष बहुमत। जबकि तीसरा है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन, आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। तो ये पूछा जाए, प्रश्न ये आए कि संविधान में संशोधन कितनी तरीके से होता है। तो संविधान में संशोधन कितनी तरीके से होता है, ऐसा प्रश्न आए तो अपना उत्तर क्या होगा? संविधान में संशोधन कितनी तरीके से होता है जी? 3 तरीके से होता है। साधारण बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत
और विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। लेकिन अब मैं दूसरी चीज बता रहा हूं, परीक्षा में यह पूछा जाए कि अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन कितनी तरीके से होता है, तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन दो तरीके से होता है, एक विशेष बहुमत और दूसरा विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। तो लैंग्वेज ऐसे आए, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन कितनी तरीके से होता है, तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन दो तरीके से होता है, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। और आर्टिकल 4 में क्या था, अनुच्छेद 4 में क्या था, अनुच्छेद 4 में यही था कि आर्टिकल 2 व आर्टिकल 3, यानी आर्टिकल 2 व आर्टिकल 3 के तहत जो भी परिवर्तन होंगे वो अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माने जाएंगे। यानी अनुच्छेद 368 के तहत कौन कौन सा आ रहा है, एक तो विशेष बहुमत और एक विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। यानी साधारण बहुमत के द्वारा जो भी परिवर्तन होंगे वो संविधान संशोधन के तहत नहीं माने जाएंगे। तो आर्टिकल 2 व 3 के तहत जो भी परिवर्तन होते हैं वो किसके तहत नहीं आते जी, अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माने जाते। अब देखें तो अनुच्छेद 368 के तहत कितने तरीके से होता है, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन दो तरीके से होता है, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। अब देखें कि संविधान संशोधन होता क्या है, तो देखें संविधान संशोधन क्या होता है। तो संविधान संशोधन, जैसे संसद के कितने सदन हैं जी, दो सदन है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो संविधान संशोधन संसद के किसी भी सदन में पहले रखा जा सकता है। यानी संविधान में संशोधन करना हो तो अपन लोग संसद के किसी भी सदन में पहले प्रस्ताव रख सकते हैं। पहले अपन लोग लोकसभा में भी रख सकते हैं और राज्यसभा में भी रख सकते हैं। मान लो पहले लोकसभा में रखा और लोकसभा ने पास कर दिया और राज्यसभा ने उसे पास नहीं किया, तो ध्यान रखिएगा, एक सदन पास कर दे दूसरा सदन उसे पास नहीं करे तो संसद का संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता। संसद का संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है, नहीं बुलाया जाता। ध्यान रखिए कि संविधान संशोधन के बारे में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। तो एक सदन पास कर दे दूसरा सदन पास नहीं करे तो संसद का संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा और वो बिल वहीं पर खत्म हो जाएगा। अब दूसरी चीज देखते हैं, मान लो लोकसभा में रखा और लोकसभा ने भी क्या कर दिया, पास कर दिया, फिर किस में जाएगा, राज्यसभा में, और राज्यसभा ने उसे क्या कर दिया, पास कर दिया। उसके बाद में किसके पास जाता है जी, राष्ट्रपति के पास। और संविधान संशोधन विधेयक के बारे में ये उल्लेख है कि राष्ट्रपति उसके ऊपर हस्ताक्षर करेगा ही। यानी संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति वापस नहीं भेज सकता। तो मैं समझ रहा हूं कि आपको संविधान संशोधन के बारे में भी समझ में आया होगा। अब देखें, ये जो अपन ने भारत एवं उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 में क्या था, भाग 1 में, और ये अनुच्छेद 1 से 4 तक है। तो आर्टिकल 1 में तो क्या था, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन इज द स्टेट, यानी इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक क्या है, संघ है। और यहाँ पर संघ शब्द के लिए किसका प्रयोग किया गया, यूनियन शब्द का। और भारतीय संविधान में भारत एवं इंडिया दो ही शब्द है। इसी प्रकार आर्टिकल 2 में ये था कि भारत के बाहर के किसी भी प्रदेश को यदि शामिल करना है तो संसद सामान्य बहुमत से ऐसा कर सकती है। आर्टिकल 3 में क्या था कि संसद सामान्य बहुमत के द्वारा किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है और एक राज्य से दूसरे राज्य को अलग कर सकती है। और आर्टिकल 4 में है कि अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के तहत जो भी परिवर्तन होंगे वो अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माने जाएंगे। अब देखते हैं कि एमटीएस में जो इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं वो कैसे आते हैं। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1,
जैसे ये पूछा जाए कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र कौन से भाग में है, कौन से भाग में है। तो अपना आंसर क्या होगा जी, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र कौन से भाग में है, तो भाग 1 में है। इसी प्रकार ये पूछा जाए प्रश्न 2, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख कौन से अनुच्छेदों में है, कौन से अनुच्छेदों में है। तो आंसर क्या होगा जी, आंसर होगा अनुच्छेद 1 से 4 तक। इसी प्रकार ये पूछा जाए प्रश्न 3, भारत है, तो देखें आंसर होगा भारत है राज्यों का संघ है। भारत क्या है जी, राज्यों का संघ है। प्रश्न 4, भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, संघ कहा गया है। यहां संघ के लिए कौन से शब्द का, कौन से अंग्रेजी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कौन से का किया गया है जी, यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। कौन से का, यूनियन का। जबकि फेडरेशन का अर्थ भी संघ होता है, लेकिन यूनियन का इसलिए किया गया है क्योंकि यूनियन का अर्थ होता है, भारतीय संविधान में यूनियन शब्द का इसलिए प्रयोग किया गया है कि ये किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है, और भारत एक अनश्वर संघ है, यानी कोई भी इकाई भारत से अलग नहीं हो सकती, और भारत की जो भी इकाइयां हैं वो किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है। प्रश्न 5, भारत के लिए भारतीय संविधान में, भारत के लिए भारतीय संविधान में किन शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो आंसर क्या आएगा जी, इंडिया व भारत। और ये बात कहां पर लिखी है, ये बात अनुच्छेद 1 में लिखी है, और अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन इज द स्टेट इन। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक क्या है, संघ है। तो भारतीय संविधान में इंडिया व भारत इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। प्रश्न 6, भारत में किसी बाहरी प्रदेश को कौन से अनुच्छेद के तहत शामिल किया जा सकता है। तो आंसर क्या होगा जी, आंसर होगा अनुच्छेद 2 के तहत। यानी अनुच्छेद 2 के तहत भारत में किसी बाहरी प्रदेश को शामिल किया जा सकता है, और कौन से तरीके से, संसद सामान्य बहुमत से, संसद सामान्य बहुमत से ऐसा कर सकती है। इसी प्रकार ये पूछा जाए प्रश्न 7, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन सीमा, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन
वह एक राज्य को दूसरे राज्य से अलग कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है? कौन से अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है? तो आंसर क्या होगा? किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन व एक राज्य से दूसरे राज्य से अलग कौन से अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है? तो आंसर क्या होगा जी? अनुच्छेद 3 के तहत। अनुच्छेद 3 के तहत, और वो भी संसद कौन से बहुमत से? सामान्य बहुमत से ऐसा कर सकती है। वो भी संसद सामान्य बहुमत से ऐसा कर सकती है। इसी प्रकार प्रश्न 8 ये पूछा जाए कि अनुच्छेद 4 में क्या है? अनुच्छेद 4 में क्या है? तो आंसर क्या होगा जी? आंसर होगा अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के तहत जो परिवर्तन होंगे, जो भी परिवर्तन होंगे, वो अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माने जाएंगे। तो अनुच्छेद 4 में क्या है? तो अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के तहत जो भी परिवर्तन होंगे वो अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माने जाएंगे। इसी प्रकार प्रश्न ये पूछा जाए, प्रश्न 9, अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में कितने तरीके से परिवर्तन हो सकता है? अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में कितने तरीके से परिवर्तन हो सकता है? परिवर्तन हो सकता है। तो आंसर क्या आएगा जी? 2 तरीके से। और वो 2 तरीके कौन कौन से हैं? एक विशेष बहुमत पहला, और दूसरा कौन सा है? विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन, आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। तो देखें, अपन ने जो ये संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र था, उसके टॉपिक व उससे संबंधित जो एमटीएस में प्रश्न पूछे जाते हैं उन पे अपन ने डिस्कस किया। अब ये देखें, ये सामान्य ज्ञान वरद पुस्तक जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आजकल जो एग्जाम का लेवल है वो थोड़ा हार्ड हो गया है, उसी को ध्यान में रखते हुए ये सामान्य ज्ञान वरद पुस्तक को बनाया गया है। इसी प्रकार है सामान्य ज्ञान एसएससी जीडी एंड एमटीएस। एसएससी जीडी व एमटीएस 2011 से अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज इसमें क्या किया गया है जी? संकलन किया गया है। एसएससी की जीडी व एमटीएस की परीक्षाओं में जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न आते हैं, उन्हीं के स्तर की अन्य परीक्षाओं के प्रश्नों का भी इसमें क्या किया गया है? संकलन किया गया है। एसएससी की पुरानी एमसीक्यू व नई टीसीएस एमसीक्यू के प्रश्नों का भी इसमें क्या है? संकलन है। और इस पुस्तक की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या इसमें की गई है, एक्सप्लेन की गई है सभी प्रश्नों। इसी प्रकार ये एसएससी द्वारा आयोजित मल्टीटास्किंग गैर तकनीकी स्टाफ एमटीएस एवं हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन भर्ती परीक्षा के लिए सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, इंग्लिश व तर्क शक्ति का संपूर्ण कवरेज इस पुस्तक में किया गया है। एसएससी एमटीएस 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एंड टाइप वाइज इसमें भी क्या किया गया है? संकलन किया गया है। सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या का पीडीएफ क्यूआर कोड के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं।
इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।